हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एनवीएस लैब अटेंडेंट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला जो पोर्शन है आपके 60 मार्क्स का, उसके अंदर हम फिजिक्स की बात कर रहे थे। और फिजिक्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूटन की गति के नियम। और न्यूटन की गति के नियमों में हमने प्रथम नियम को समझा था, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। कल लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो है द्वितीय नियम के बारे में बात करी थी, और आज न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में बात करेंगे, जिस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आप सभी लोगों के लिए जो कल संडे को 7 तारीख को मेरे द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया था कि हम आखिर एनवीएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए उसी के साथ आप लोगों को एक सरप्राइज भी दिया गया था कि हमारे द्वारा एक एनवीएस लैब अटेंडेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट बैच लाया गया है, जिसकी प्राइस है मात्र 799 रुपए। और ये बैच आपका 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो आपके पास में अभी 4 दिन है। 4 दिन में अगर आप एनरोल होते हैं तो आपको 799 रुपए में ये बैच मिलेगा। अन्यथा फिर जो है आप लोगों को इस बैच का प्राइस जो है थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ सकता है। तो देर किस बात की, अभी ही जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है और उसका लिंक है, आप लिंक से जाकर के ऐप को डाउनलोड करें और अभी ही एनरोल कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मात्र 799 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आज न्यूटन की गति के तृतीय नियम की। ठीक है, अब न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है? तो ये बेसिकली जो नियम है ये महात्मा गांधी जी के नियम के विरुद्ध है। अच्छा सर, महात्मा गांधी जी कहां से आ गए? वो तो हिस्ट्री में आने चाहिए, या फिर इथिक्स में आने चाहिए, या फिलोसफी में आने चाहिए, या फिजिक्स में क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, महात्मा गांधी जी फिजिक्स में भी थे। कैसे थे? देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि यदि कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हमें क्या करना है? हमारा दूसरा गाल आगे करना है। अच्छा, हाँ सर, ये तो कहा तो था। तो सर, ये तृतीय नियम क्या कहता है? तो न्यूटन महोदय क्या कहते हैं? देखो, एक तरफ कौन है हमारे पास में? अरे ये रहे हमारे न्यूटन महोदय, ठीक है। और एक तरफ जो है हमारे कौन है? बापू, भारत के बापू, राष्ट्रपिता हमारे जो है वो है। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा नहीं लगता, बापू हमारे राष्ट्रपिता थे तो हमें उन्हें सम्मानजनक स्थिति के साथ बनाना चाहिए। मैं केवल इतना ही पोर्शन बनाकर लिख देता हूं, बापू। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हमारे महात्मा गांधी जी की, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते थे? प्यार से बापू कहा करते थे। तो महात्मा गांधी जी जो थे, ये क्या कहते थे? तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि भाई कोई अगर आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आपको ये दूसरा गाल आगे करना है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, हमारे न्यूटन महोदय क्या कहते हैं? तो न्यूटन महोदय ये कहते हैं कि अगर आपके कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप क्या करिए? उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारिए। तो महात्मा गांधी जी तो क्या थे? हमारे भारत के एक महान शख्सियत थी, जिसने जो है भारत देश को आजादी दिलवाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। साथ ही साथ इन्होंने जो है भारत को एक रास्ता दिखाया था, एक कह सकते हैं कि एक अलग से ही, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक धर्म डेवलप किया, अहिंसा का धर्म, की किसी पर भी हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? इन्होंने हमेशा कुछ भी हुआ लेकिन अहिंसा को अपनाया था। लेकिन हमारे न्यूटन महोदय ने क्या करा? हिंसा अपनाई। इन्होंने कहा कोई एक मारे तो अपने दूसरा गाल नहीं आगे करना है, सीधा दूसरा रेपटा उड़ा करके आना है। तो इस प्रकार से ये न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो महात्मा गांधी जी के एकदम क्या है? विपरीत है। महात्मा गांधी जी तो हमारे क्या कहते थे कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो। न्यूटन क्या कहता है? कोई एक मारे तो दूसरा आप मार कर आओ। सर, ये क्या है? ये बेसिकली कहता है न्यूटन का नियम कि अगर आप किसी पर फोर्स लगा रहे हो तो वो वस्तु भी आप पर फोर्स लगाएगी। क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। भाई ये देखो, इधर जैसे ये कोई ए वस्तु है, ये इधर कोई बी वस्तु है। अब अगर ए वस्तु इधर फोर्स लगा रही है ना इसके ऊपर, तो जितना ए वस्तु इसके ऊपर बल लगाएगी उतना ही बल ये बी वस्तु इसके ऊपर भी लगाती है। ये बी वस्तु क्या करती है? इस ए के ऊपर भी बल लगाती है। समझ में आ गई बात? तो तृतीय नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर ही लेकिन विपरीत दिशा में, देखो
भाई ए वाला बी के ऊपर बल लगा रहा है तो बी किसके ऊपर लगाएगा, ए के ऊपर। तो बराबर तो लगाते हैं बल, लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसी को कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। तो आप लिख लेंगे इसका स्टेटमेंट, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो लिखेंगे कि प्रत्येक, तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यानी आपने किसी के एक थप्पड़ मारी तो वो भी आपके थप्पड़ एक ही मारेगा, ये कंडीशन है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो ढूंढते हुए बढ़िया से ढूंढते हुए आपको, नहीं, कंडीशन क्या है, सामने वाला भी आपको एक ही थप्पड़ मारे, लेकिन क्या होगा, विपरीत दिशा में। यानी आप उसके राइट हैंड पे मारोगे तो वो आपके लेफ्ट में मारेगा, सीधी सी बात है। वो राइट पे कैसे मार पाएगा, उल्टा उल्टा हाथ पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों को। तो ये आपका जो है नियम था। अब आप आगे लिखेंगे कि दो वस्तुओं की, दो वस्तुओं की, दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया, दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया। जब दो वस्तुओं की भाई परस्पर एक दूसरे के साथ में पारस्परिक क्रिया होती है तो उस क्रिया में एक वस्तु, क्रिया में एक वस्तु, एक वस्तु तो क्या होती है आपकी, जितना बल लगाती है। तो यहां पर क्या लिखवा रहा हूं मैं कि दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना, एक वस्तु जितना बल, जितना बल दूसरी वस्तु पर, ये ध्यान से सुनना पूरा और आराम से लिखिएगा कि जितना बल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है, किस पर, दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु पर लगाती है, उतना ही बल जो है दूसरी वस्तु किस पर लगाएगी, उसी पहली वाली वस्तु पर लगाएगी। तो आप लिखेंगे दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु भी, दूसरी वस्तु भी विपरीत, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, दिशा में, दिशा में उतना ही, उतना ही बल, उतना ही बल पहली वस्तु पर, पहली वस्तु पर लगाती है। समझ में आ गई बात। तो ये क्या लिखवाया है मैंने आपको, यही है पूरा स्टेटमेंट, जो आपको याद रह गया तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं इसको पहले डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, फिर आपको वापस से ये पूरा सुन के समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोई ए वस्तु है और इधर अपने पास में मान लीजिए ये कोई बी वस्तु है। ये कौन है, ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। ये ए वस्तु जो है इसके ऊपर ऐसे बल लगा रही है जिसे मैं कह रहा हूं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब है ए की वजह से बल, किसके ऊपर, बी के ऊपर। और ये बी क्या करेगी, अब उतना ही बल इस दिशा में लगाएगी जिसे अपन नाम दे देते हैं एफ ऑफ बी, यानी बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये जो एफ ऑफ ए है ये बराबर होगा एफ ऑफ बी के परिणाम में। तो लेकिन अगर दिशा की बात करें तो दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। क्या होगी, दिशा विपरीत होगी। यानी अगर एक जो है राइट साइड में लग रहा है, या अपन ये कह सकते हैं कि इस साइड लग रहा है, तो दूसरा जो सामने वाला बल लगाएगा वो ऐसे लगाएगा। या आप ये ऐसे मान सकते हैं कि मैं अगर आपको ऐसे, अभी ये मान लो कि मेरा जो है हाथ यूं बाहर की तरफ आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, मेरा हाथ पकड़ करके अंदर की तरफ ऐसे डालोगे। समझ में आई बात। इसी को कहते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्लियर।
ये डायग्राम बना लीजिए या आप स्टेटमेंट लिख लीजिए पूरा, और फिर जो है आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद में इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ये लाइन लिख लो, और फिर अपन बहुत सारे जो उदाहरण है इसके विशेष उनको लिख लेते हैं। ठीक है, जल्दी लिखेंगे इसे। चलिए लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखेंगे कि इस नियम को इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम को अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके बाद में अब इसके अपन क्या करेंगे, उदाहरण लिख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, इसके जो भी उदाहरण मैं लिखवा रहा हूं, ये मान के चलिए कि वो चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी के द्वारा सीडीएस का एग्जाम लिया गया हो, चाहे आपके नवोदय विद्यालय के जो इससे पहले के पेपर हुए हो, या जो अलग अलग जहां कहीं भी भारत में पता नहीं कितने एग्जाम होते हैं और कहां कहां साइंस आती होगी, उसमें न्यूटन के अगर नियम वाला सिलेबस में है तो वहां पर इस 5 उदाहरणों में से एक उदाहरण पर बेस्ड क्वेश्चन 100% पूछा गया है। तो सबसे पहला जो इसका उदाहरण आता है वो आ जाता है रॉकेट का आगे बढ़ना। रॉकेट का आगे बढ़ना। अब मुझे पता है आधों के दिमाग में आया होगा, सर ये रॉकेट का आगे बढ़ना कैसे न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो मैं आपको बता दूं, रॉकेट का आगे बढ़ना तृतीय नियम पर आधारित है, अभी समझा रहा हूं। इसी प्रकार से जो सैटेलाइट होते हैं, जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे आपका जो है इसके अलावा गगनयान हो, वो सभी के सभी जब ऊपर पहुंचे हैं उसमें आपके न्यूटन के तृतीय नियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे, देखिए, ये जो है अपना एक मान लीजिए रॉकेट बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो रॉकेट है इसको आप मान लीजिए क्या है, ये अपना प्यारा सा चंद्रयान गया, या अभी रिसेंटली अपन ने गगनयान भेजा है ना, तो गगनयान मान लो। ठीक है, भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि गगनयान जो है ऊपर जा चुका है। अब ये जो गगनयान है जिसे अपन क्या कह रहे हैं, मानव मिशन भी यही है ना, तो ये जो अपना रॉकेट है गगनयान, ये जा रहा है ऊपर की तरफ। आपने देखा होगा अक्सर कि जब भी रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ एक व्हाइट कलर का धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है ना। धुआं निकलते तो देखा ही होगा। अरे आपने एग्जाम के अंदर जब पेपर टप आता है तो आपका भी तो धुआं निकलता है, वैसे ही रॉकेट आपने आसमान में उड़ते हुए देखा होगा तो धुआं निकल रहा होता है। और वो धुआं, हमेशा आप एक चीज नोट करना कि अगर वह धुआं ऐसे आ रहा है पीछे की तरफ, है ना, धुआं क्या होगा, पीछे की तरफ आता है, और उसी समय पर रॉकेट आपका ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है। यानी जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है उसके पीछे कारण किसका है, तो इस धुएं का पीछे की तरफ से निकलना। समझ में आ गई बात। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो जो आपके सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो सैटेलाइट लॉन्च करते वक्त आपने अभी रिसेंट में जैसे चंद्रयान और गगनयान और इनके तो वीडियो देखे ही होंगे, है ना। तो आप देखते होंगे कि जैसे इसे जो वहां से बटन दबा दिया जाता है कि अब ये जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो कितना तेज धुआं निकलता है, इतना फास्ट वो गैस निकलती है कि अगर वहां पर कोई हो आसपास, मतलब उस जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहां तक आपने देखा होगा कि पूरा खाली कर दिया जाता है। इसरो के साइंटिस्ट को इस रॉकेट को जाकर के ऐसे नहीं, तो बाइक की चाबी डाल के ऐसे थोड़ी चालू करके, हाँ भाई साहब चलो चलो अब आप जाओ, है ना, ऐसे थोड़ी होता है। क्या होता है, वो तो बटन से सब ऑटोमेटिक होता है। तो कितने दूर रहते हैं वो, इतना ज्यादा वहां प्रेशर होता है और इतनी ज्यादा गैस निकलती है कि वो रॉकेट जो है इतना जो स्पीड पकड़ पाता है ना, 400 किलोमीटर पर आवर, न 500, 600, 1000, वो स्पीड केवल और केवल इस धुएं की वजह से वो पकड़ पाता है। और इस धुएं का पीछे की तरफ आने पर क्या होता है कि जो आपका ये रॉकेट है पीछे की तरफ बल लगा रहा है, तो ये रॉकेट क्या करेगा, अब
ये जो धुआं निकला वो क्या करेगा, अब इस रॉकेट को आगे की तरफ बल लगाता है और इसी वजह से रॉकेट उड़ पाता है और आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो धुआं होता है वो पीछे की तरफ क्यों निकलता है, अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आप अब आगे लिखेंगे कि नाव को किनारे पर लाने के लिए, दूसरा लिखेंगे नाव को किनारे, नाव को क्या करना है, किनारे पर लाने के लिए, किनारे पर लाने के लिए, नाव को किनारे पर लाने के लिए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या किया जाता है, पानी को धकेला जाता है। विपरीत दिशा में पानी को धकेलना, धकेलना। ठीक है सर, ये क्या है, नाव को किनारे पर लाना है, कहा पानी को धकेल रहे हो, क्या हो रहा है, देखो मान लो ये जो है पूरा का पूरा ऐसे आपका समुंदर बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, अपना समुंदर बना हुआ है। अब इस समुद्र के अंदर जो है मैं ये चला गया नाव लेकर के, ये क्या है, मेरी प्यारी सी नाव है। ठीक है, आप सभी लोगों ने मुझे जो है इतना प्यार दिया कि मैं जो है नाव खरीदने के लायक बना। ठीक है, अब मैंने नाव खरीद ली है, अब मैं चला गया हूं 7 समुंदर पार करने। तो जब मैं नाव पार कर लेकर के जाऊंगा, फिर अब मुझे क्या है कि भाई मेरा घर मान लो इधर है ना, ये इधर मानते हैं अपन, ये रहा, इधर क्या है, मेरा घर है। अब मुझे क्या करना है, मेरे घर पर आना है। अब मेरे घर पर अगर आना है तो मुझे नाव को यहां लाना पड़ेगा, इस साइड में। नाव जब इस साइड में आएगी तभी तो मैं बाहर कूद करके भाई घर पे जा पाऊंगा। तो नाव अगर इस साइड लानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो अंदर मैं बैठा हूं तो पानी को मुझे ऐसे धकेलना पड़ेगा। समझ में आई बात, पानी को ऐसे धकेलना पड़ेगा। कैसे, देखो आपको पता होगा कि नाव जब आगे जा रही होती है तो अपन जो उसके खुरपे होते हैं जो अपने हाथ में दिए जाते हैं या जो पेंडल होते हैं वो अपन मार करके क्या करते हैं, यूं ही तो करते हैं, यूं। इससे क्या कर रहे हैं अपन, देखो पानी को अपन क्या करते हैं, पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं और नाव आखिरकार क्या जा रही होती है, आगे जा रही होती है। क्लियर, तो नाव को किनारे पर अगर लाना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पानी को जो है उसके विपरीत दिशा में, यानी पानी को आपको किनारे से दूर की ओर धकेलोगे तो आप किनारे की तरफ जाओगे। क्लियर, एक बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि एक नाव वाला जो है ऐसे ही समुद्र में फंस गया। अब उसके जो वो खुरपे होते हैं ना जिससे भी वो आगे आ सकता था, वो उसके खराब हो गए, मतलब घूम गए, वो टूट गए या मान लो पानी में बह गए। अब उसके पास में, लेकिन नाव के अंदर क्या पड़े थे, पत्थर पड़े थे। नाव के अंदर क्या थे, पत्थर थे बहुत सारे, उसके पास में पत्थर थे। अब उसके पास दो रास्ते थे कि ये जो पत्थर है ये बहुत कीमती है और एक उसका खुद का जीवन है। तो उसने क्या करा कि अब उसको आना किनारे पर है और उसके पास कोई साधन नहीं है, अब वो जो खुरपे वगैरह सब जा चुके हैं, अब उसके पास केवल दो चीजें बची है, नाव, वो खुद, और उसके पास में पत्थर। ठीक है, तीन ये लोग हैं वहां पर। अब ये क्या करता है, इसको बचना है, अपना जीवन बचाना है, तो इसे क्या करना होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे क्या करना होगा कि जो उसके पास पत्थर है उन पत्थरों को किनारे से दूर की ओर फेंकना होगा। क्या करना होगा, किनारे से दूर की ओर फेंकना होगा, तब ये बचेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही देखो नाव के अंदर इसके पास पत्थर है, ये पत्थर उठा उठाकर ऐसे फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा, तो क्या होगा, फोर्स इसने लगाया इस तरफ है, तो नाव क्या होगी, पीछे खिसकेगी और वो किनारे की तरफ जाती रहेगी और ये क्या होते जाएंगे, पत्थर उसके दूर जाते रहेंगे जैसे जैसे वो नाव उसके पास में आती रहेगी। तो आप जो है अगर ऐसी सिचुएशन में फंसो तो आप वहां पर ये आइडिया यूज कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया पत्थर वाला, ये सीडीएस के अंदर शायद या फिर यूपीएससी के प्री एग्जाम के अंदर आया हुआ एक बार का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब आगे लिखते हैं। इसी के अंदर और भी बता देता हूं, देखो एक तो ये विपरीत दिशा में धकेलना, इसके अलावा जब आप
नाव के किनारे पर होते हो, है ना, जब आप एकदम से नाव पे मतलब पहुंच जाते हो और किनारे से अब क्या कर रहे हो, आप अपने जमीन पर कूद रहे हो, आप इस नाव से क्या हो रहे हो, बाहर की तरफ कूद रहे हो। तो जब आप बाहर की ओर कूदते हो ना, आप ऐसे बाहर की ओर कूदोगे, आप क्या होगे, बाहर कूदोगे, ये सभी चीजें लिख लेना, कूदोगे। तो जैसे ही आप बाहर की तरफ कूदते हो, आप एक चीज देखना, वो जो नाव है वो क्या होगी, पीछे की तरफ आएगी, नाव क्या होगी, पीछे की तरफ आएगी। इसीलिए आप अगर माउंट आबू आए हो तो नक्की देखी होगी, मैं तो बहुत देखता हूँ, रोज ही देखते रहते हैं। तो जो नक्की है, उस नक्की के अंदर जो होते हैं ना वो नाव वाले, वो पहले क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं, फिर नाव को बांध देते हैं, उसके बाद में उन्हें कहा जाता है कि आप बाहर आए। क्यों? क्योंकि अगर वो पहले ही बाहर कूद गया और नाव पीछे चली गई तो वापस कैसे लाएंगे? समझ में आई बात? इसीलिए वो क्या करते हैं, पहले किनारे के पास आते हैं, नाव को रस्सी से बांध देते हैं, फिर वो कूद करके बाहर आते हैं, ताकि नाव पीछे की तरफ नहीं जाए, और बंधी हुई होगी तो थोड़ी बहुत पीछे जाकर वापस रुक जाएगी। क्लियर? तो ये 3-4 जो मैंने आपके सामने उदाहरण लाइव पेश किए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आगे लिखे, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। अब ये तीसरा उदाहरण, जब आप ऊंचाई से कूदते हैं, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ठीक है। अब अगर कोई ऊंचाई से कूदेगा नीचे की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जैसे ही गिरेगा, वो मान लो ये जो है यहां से कूद रहा है, यहां पर जो है वो बैठा था और वो ऐसे जंप मारता है, और जंप मारते ही मान लो ये वस्तु यहाँ टकराई, अब ये है ना, जो ऊपर से अपन ने बॉल फेंकी मान लो, या जो इंसान था वो कूदा, कूदते ही इस जमीन पर टकराएगा, ये क्या करेगा, जमीन पर ऐसे बल लगाएगा, है ना। तो जमीन क्या करेगी, इसके ऊपर ऐसे बल लगाएगी, और जब अपने ऊपर जमीन बल लगाएगी तो ऑब्वियस सी बात है अपने को लगेगा। समझ में आ गई बात? तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगती है, उसमें भी आपका न्यूटन का तृतीय नियम काम करता है। या आप इसका थोड़ा ऊपर ही रख लेना, अब इसको बनाना हो तो बना लेना। चौथा उदाहरण देखेंगे अपन, तो आपके जो बंदूक गोली चलाई जाती है, इसका भी बहुत बढ़िया एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले लिख लो इसको। बंदूक से बंदूक से गोली छोड़ते समय, गोली छोड़ते समय, गोली छोड़ते समय पीछे की ओर, समय पीछे की ओर झटका लगना, पीछे की ओर झटका लगना। समझ में आ गई बात? तो क्या होता है बेसिकली इसके अंदर, कि जो बंदूक होती है ना, आपने बॉर्डर पिक्चर तो देखी होगी, है ना, उसके अंदर क्या करते हैं, वो जो गोलियां छोड़ रहे होते हैं, तो देखा होगा फौजी क्या करते हैं, बंदूक को यहाँ पर पूरा अपने जो है बगल में पूरी फिट करके फिर यूं 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 छोड़ रहे होते हैं, तब भी वो बंदूक कितना एकदम वाइब्रेट हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जो बंदूक है, मान लो वो बंदूक का शेप जो है इस प्रकार का है ना, इस प्रकार की आप बंदूक मान लीजिए। अब जैसे ही आपने इसका जो है ये ट्रिगर दबाओगे, तो ट्रिगर दबाने पर गोली क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी। अब गोली जैसे ही आगे की तरफ गई है, तो यहां से क्या हुआ है, गोली पर आगे की तरफ बल लगा है, तो आपका जो ये जो है, ये जो पूरा बंदूक का पूरा स्ट्रक्चर है, उसने क्या करा, इस पर आगे की तरफ बल लगाया है। तो जैसे ही अभी गोली बाहर निकल जाएगी, वो क्या करेगी, पीछे की तरफ बल लगाकर जाएगी। इसीलिए एक झटका पीछे की तरफ लगता है, और उस झटके से बचने के लिए ही उस बंदूक को जो है बगल में फंसा करके फिर गोली छोड़ी जाती है। ऐसे नहीं क्या यूं करके धड़ाधड़ वो फोटो खिंचवाते हैं ना ऐसे रख के, अरे कभी ट्रिगर दबाइए ना, सीधी बंदूक का पीछे वाला भाग मुंह तोड़ देगा आपका। समझ में आ गई बात? तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि ये भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों को? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि न्यूटन का तृतीय नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी एकदम सीरियस तरीके से करना चाहता है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आज ही जो है विद्यापीठ ऐप पर जाकर के नवोदय बैच को एनरोल करें और 10 अप्रैल से अपनी क्लासेस लेना शुरू करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।